नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो आपको याद होगा कि एक पिटीशन अश्विनी उपाध्याय जी ने डाली थी और उस पिटीशन में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज हुआ था। वो पिटीशन केवल अश्विनी उपाध्याय जी ने नहीं डाली थी, उनकी ही तरह पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक डाली थी, विष्णु शंकर जैन जी ने डाली थी और इसके अलावा 15 अलग अलग एप्लीकेशनें आई थी जिसको कोर्ट को इंटरटेन करना था। मामला था कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में केंद्र सरकार ने पास करके रखा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सबके अपने अपने आर्गूमेंट थे। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच में उसको सुना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का अपना जो प्ली था, उनका कहना था कि भाई हिंदू लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है और जब आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अयोध्या को एग्जेम्प्ट कर दिया था तो काशी और मथुरा 3 ही ऐसे मुख्य प्लेस हैं जहां भगवान के जन्म या ऐसी स्थान हैं जिनको कभी नहीं भूला जा सकता। तो आप काशी और मथुरा को एग्जेम्प्ट करने का ऑर्डर किया जा सकता है। काशी और मथुरा को एग्जेम्प्ट न करना अपने आप में इस एक्ट में लीगलिटी दिखाता है कि इलीगलिटी है। जैसा ही दीपक जी एक मामले में अपीयर हुए, काशी रॉयल फैमिली, अब रॉयल फैमिली कितनी है मुझे नहीं लगता कि अब भारत में किसी को भी रॉयल फैमिली कहना चाहिए, ये गलत शब्द है क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हम सब बराबर हैं, राजा और प्रजा एक सी है। अब यहाँ कोई राजा नहीं कोई प्रजा नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्वयं डिसाइड कर चुका है। उन्होंने कहा कि जो अयोध्या मंदिर का एग्जम्पशन है वो डिस्क्रिमिनेशन है कि आप सनातनी डिनोमिनेशन के और जो देश भर के मंदिर हैं जिसको सनातनी मानते हैं उन मंदिरों में और अयोध्या के मंदिर में डिस्क्रिमिनेशन क्यों। हालांकि विष्णु शंकर जैन जी की जो बात आई, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि बनारस कोर्ट के सामने अभी इसी मामले में मामला पूरा सुनवाई पूरी हो गई है। जज इस बनारस के मामले में मतलब काशी विश्वनाथ के मेंटेनेबिलिटी को लेकर मामला वहाँ पर है, काशी विश्वनाथ का ज्ञानवापी का, और वो बहुत जल्दी डिसाइड होने वाला है। इसलिए मैं जो चाहता हूँ कि इस लॉ को इस ग्राउंड पर चैलेंज कर रहा हूँ कि पूरे एक्ट में जुडिशल रिव्यू, यानी कि आप सोचिए कि नरसिंह राव सरकार उस समय किस प्रकार का कानून बना गई कि आप जुडिशल रिव्यू को भी रोक दिया। भाई एक बात बिल्कुल साफ है, किसी भी मामले में जुडिशल रिव्यू नहीं रोका जा सकता किसी के द्वारा भी, और इसको लेजिस्लेटिव नेक्सस कहा जाए। केशवनंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा संसद भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो, और जुडिशल रिव्यू इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि देश में चाहे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो चाहे लेजिस्लेटिव कानून हो, उसको रिव्यू करना कोर्ट का अधिकार है। और चूंकि सेपरेशन ऑफ पावर है इसलिए कोर्ट को जाने से कोई कानून किसी को नहीं रोक सकता। इसलिए विष्णु शंकर जैन जी का कहना था कि इस मामले में जुडिशल रिव्यू रोकना, जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकता, ये अपने आप में मिनर्वा मिल्स के जजमेंट का उल्लंघन है। इसलिए ये पूरा का पूरा कानून ही जिसमें कोर्ट तक नहीं जाया जा सकता, जिसमें चैलेंज नहीं किया जा सकता, जिसमें कोर्ट में जाने से रोका गया हो और ये कहा गया हो कि आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है और ये तो बेसिक स्ट्रक्चर के ही खिलाफ है। साथ में आर्गूमेंट जब आगे बढ़ा तो उस आर्गूमेंट में लगातार मैं बात कर रहा हूँ एडवोकेट एजाज मकबूल की, जमायते उलेमाए हिंद, आजकल आप देख रहे हैं जमायते उलेमाए हिंद को मुझे लगता है कि कोई वकील अच्छा मिल गया है, यही मिले होंगे, तो वो लगातार कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट डाल रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं। उनका कहना था कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के केस में, बाबरी मस्जिद कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि कोर्ट उसको कह चुका है, लेकिन जजमेंट में चूंकि इन्होंने कोर्ट किया है इसलिए मैं कह रहा हूँ, राम जन्मभूमि के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, ये बहुत गंभीर विषय है जो मैं बता रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैलिडिटी कंफर्म की है। अब ये लगातार आपने ओवैसी के मुंह से भी सुना होगा और पूरा का पूरा मुस्लिम समाज देश का ये बात कहता है कि राम जन्मभूमि के केस में
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कंफर्म करी कोर्ट ऑनरेबल। और अब अदालत में इनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी जी उपस्थित हुए, वो उपाध्याय जी की तरफ से आए। उन्होंने कहा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि ये कोई रेशियो नहीं है, ये ओबिटर डिक्टा है। अब आपको समझना पड़ेगा कि ओबिटर डिक्टा और रेशियो में क्या फ़र्क है। कोई भी जजमेंट होता है उसमें एक स्टोरी कोर्ट लिखता है, अपना मूड उसका कैसे बना, वो यहाँ तक किस विचार के आधार पर पहुँचा, वो सब कुछ लिखता है। और इसके अतिरिक्त वो जजमेंट क्यों कर रहा है ये उसका कारण लिखता है। तो वो जो उसने स्टोरी लिखी, जैसे ये जैसे वो, और वो भी है ये भी है, ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, ये हुआ था फला केस में, ये हुआ ढिमा केस में हुआ, और वहाँ ये हुआ, और इन मामलों में ऐसा हो सकता है, इन मामलों में वैसा हो सकता है, और ये विषय ऐसे सोचने चाहिए, ये सारी बातें ओबिटर डिक्टा होती हैं। ओबिटर डिक्टा से मतलब है कि स्टोरी ऑफ द केस। और ओबिटर डिक्टा की खास बात यह है कि किसी भी कोई भी कोर्ट उससे बाइंडेड नहीं होता। बाइंडेड किससे होता है? रेशियो से बाइंडेड होता है। रेशियो मतलब रीजन ऑफ द जजमेंट। तो रेशियो डिसाइडेंडी उसको कहते हैं, डिसीजन का कारण। तो डिसीजन का कारण जो है वो तो बाइंडिंग होता है। यहाँ पर कोर्ट के सामने उन्होंने बहस की और कहा कि ये ओबिटर डिक्टा जो राम जन्मभूमि के केस में लिखा था कोर्ट ने कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में, वो ओबिटर डिक्टा था, ना कि रेशियो डिसाइडेंडी, इसलिए वो बाइंडिंग नहीं हो सकता। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि भाई चूंकि राम जन्मभूमि के जजमेंट को यहाँ कोड किया गया है और मिनर्वा मिल्स के जजमेंट को कोड किया गया है, इसलिए ये दो जजों की बेंच तो नहीं सुन सकती। बात तो सही है कि दो जजों की बेंच उसका डिसीजन नहीं कर सकती। ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जाए या ना जाए, इसके लिए भी 3 जजों की बेंच चाहिए कम से कम। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को मामला भेजने से पहले, बड़ी बेंच को मामला भेजने से पहले 3 जजों की बेंच ही बड़ी बेंच को भेज सकती है। 2 जजों की बेंच केवल चीफ जस्टिस के पास भेज सकती है। चीफ जस्टिस उसको 3 जजों की बेंच के सामने रखे। और चूंकि इस मामले को ऑनरेबल चीफ जस्टिस यू ललित खुद सुन रहे हैं, इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि भाई हम 2 लोग हैं और जजमेंट चूंकि मिनर्वा मिल्स का चैलेंज हुआ है और यहाँ पर राम जन्मभूमि का चैलेंज हुआ है, इसलिए इस मामले में 3 जजों की बेंच में हम इसको डाल रहे हैं। 3 जजों की बेंच इसको सुनेगी, अक्टूबर की तारीख लगा दी। साथ में केंद्र सरकार, जब मैं बहुत बार सोचता हूँ कि जब कोर्ट को कुछ नहीं समझ आता तो वो केंद्र को जरूर बोलता है, बोला एफिडेविट दाखिल करिए। केंद्र को पार्टी बनाना अलग चीज़ है। जैसे कोर्ट के सामने बहस चल रही तो उन्होंने कहा भाई केंद्र को भी बुला लो, केंद्र सरकार को बुला लो, राज्य सरकार को बुला लो, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार उसमें आ जाती है। अब जब कोर्ट को कुछ समझ नहीं आता तो कोर्ट फिर केंद्र सरकार से कहती है कि आप इस पर एफिडेविट दाखिल करिए। हालांकि इस मामले में जब 2 जजों की बेंच में पहले ये गया था तो ऑनरेबल कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि आपकी क्या राय है, तो केंद्र सरकार ने कहा था इट्स एन मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड यू कैन डू एन इंटरप्रिटेशन, नाउ द गवर्नमेंट इज बाइंडेड बाय दैट। ये इंटरप्रिटेशन का मामला है, आप इंटरप्रिटेशन कर दीजिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, आप जो भी करेंगे हम उसको लागू करवा देंगे, ये हमारा काम है। लेकिन अब चूंकि केंद्र सरकार ये कह चुकी थी कि आप जो भी कहेंगे वो हम लागू करवा देंगे, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम केंद्र सरकार को दिया और केंद्र सरकार से कहा कि इस कानून के विषय में आप क्या कहते हैं, यानी कि केंद्र सरकार को फंसा दिया। अब केंद्र सरकार इसमें ये बताए, चूंकि आप देखिए 2-3 बातें हैं। केंद्र सरकार सरकार होती, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है कि वो मनमोहन सिंह जी की सरकार है कि वो किसकी सरकार है, इससे मतलब नहीं, वो हेड होते हैं, लेकिन केंद्र की सरकार होती है। सरकार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी कानून पार्लियामेंट से पास होता है वो सरकार से पास नहीं होता, पार्लियामेंट से पास होता है। पार्लियामेंट से पास होने का मतलब बिल्कुल साफ है कि पार्लियामेंट में जो सदस्य होते हैं दोनों हाउसेस में, उसको पास करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम सरकार का रहता है। तो यहाँ पर और इसी प्रकार से जब कोई कोर्ट डिसीजन देता है तो उस डिसीजन को भी इम्प्लीमेंट करवाने का काम सरकार का होता है। तो इस मामले में केंद्र की सरकार क्या एफिडेविट लगाएगी, केंद्र की सरकार क्या लेजिस्लेशन से पास हुए कानून का विरोध करेगी, ये सवाल है। और ये बड़ा गंभीर विषय है क्योंकि वो अब केंद्र सरकार के रोल में है, या तो वो संशोधन लेकर आवें
और यहाँ पर वो अगर ये कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ठीक नहीं है, तो फिर केंद्र की सरकार के टाइम पर लेजिस्लेशन से पास हुए कानून का विरोध कैसे करेगी? ये मूल प्रश्न बैठेगा। लेकिन फिर भी सरकारों की अपनी मानसिकता होती है, सरकारों का अपना विचार होता है, और कोर्ट का भी अपना काम होता है कि वो कैसे फंसा दे सरकार को। तो कोर्ट ने क्या किया कि केंद्र सरकार को नोटिस करके इस मामले में तुषार मेहता जी प्रेजेंट हुए थे और उनसे कहा कि आप 2 हफ्ते के अंदर एफिडेविट फाइल करके बताइए कि आपका विचार क्या है। यानी कि मामला अब और इंटरेस्टिंग हो गया है। इस मामले में अब आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 ये सामने आ गए हैं। आर्टिकल 51 कैपिटल ए सामने आ गया है, जिसमें कहा गया कि भाई रिलीजियस कल्चरल हेरिटेज को बचाना हमारा काम है, हिस्टोरिक प्लेसेस को। तो आर्टिकल 49 में हिस्टोरिक प्लेसेस को प्रिजर्व करिए, आर्टिकल 51 कैपिटल ए में रिलीजियस कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करिए। तो फिर कैसे करेंगे जब तक रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, तब तक कैसे? ये जो इंक्रोचमेंट है, मतलब उनका कहना है इसमें, इस मामले में जो प्ली है वो ये है कि ये जो है इस समय पुराने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाकर उस पर कब्जे करना, ये सब इंक्रोचमेंट है। और इंक्रोचमेंट अगर ये है तो फिर इस इंक्रोचमेंट को कौन हटाएगा? हिस्टोरिकल प्लेसेस को प्रिजर्व करना, कल्चरल रिलीजियस प्लेसेस को प्रिजर्व करना और उसकी सुरक्षा करना, ये फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51 कैपिटल ए में। इसलिए इन मामलों में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट उसको प्रिजर्व करे, यानी कि जो कल्चरल हिस्टोरिकल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करे। कैसे प्रिजर्व करेगी? अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बीच में आ जाता है। मामला इंटरेस्टिंग चल रहा है और आगे जब इस पर कुछ बहस होगी तो हम निश्चित रूप से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिर ये कहाँ तक पहुँचा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।